वेलकम टू द चैनल ज्यूरिस वेदा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से पढ़ने के पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये बंदा है, ठीक है, इसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है और इस बंदे को नुकसान हुआ है, तो क्या ये बंदा लायबल होगा? ये जो बंदा है ये लायबल होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अगर ये इस बंदे ने इसका एक्सीडेंट किया है, इसका ये हाथ टूट जाता है, ठीक है, इसका ये हाथ टूट जाता है, इसकी जो ये बीवी है, बीवी गलत बन गई थोड़ी सी, ठीक है, ये क्या बोलती है कि तुम्हारा तो हाथ टूट गया, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं शादी कैंसिल कर रही हूं। लेकिन ये बंदा हो जाता है गुस्सा इस पे कि इसने मेरा एक्सीडेंट किया है, तो फिर ये अपने हाथ तोड़ने का भी कंपनसेशन और इसकी शादी रोकने का भी कंपनसेशन, मतलब जो भी केस है वो इस पे सू कर देता है कि इसकी वजह से मेरा हाथ भी टूटा और मेरी शादी भी रुकी। तो कोर्ट क्या कहेगी, क्या लगता है? यही चीज समझने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। उससे पहले हमें समझना है अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी कहां पर लिमिट हो जाती है, क्या एक्सटेंट है लायबिलिटी का। मान लीजिए गोलगप्पा वाला है, ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त चिंटू है, ये दोनों जाते हैं गोलगप्पा खाने, गोलगप्पे वगैरह खाने जाते हैं, और यहां पर जो गैस सिलेंडर रखा होता है फट जाता है। ये फटता है, मेरे को जो है, मेरा जो है हाथ जल जाता है, ये डर के मारे अपना फोन गिरा देता है और इसका फोन जो है महंगा फोन होगा, टूट जाता है। तो ये ए एक्ट हुआ, ये बी एक्ट हुआ, मतलब बी कॉन्सिक्वेंसेज हुआ इस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। ये ए कॉन्सिक्वेंसेज हुआ, ये बी कॉन्सिक्वेंसेज हुआ। सी कॉन्सिक्वेंसेज होता है कि ये जो टावर है, इसकी जो भी वायर वगैरह है वो टूट जाती है, ब्लास्ट इतना तेज होता है, वायर वगैरह टूट जाती है, फिर टावर गिर जाता है। इस टावर से जुड़ा रहता है इंटरनेट, ठीक है, और पूरे मोहल्ले का इंटरनेट खत्म हो जाता है। इसीलिए ये जो गोलू बैठा है इधर घर पे, इसका जो ऑनलाइन एग्जाम है ये इसमें फेल हो जाता है। ये रहा डी कॉन्सिक्वेंसेज, यानी ए कॉन्सिक्वेंसेज मेरा हाथ जलता है, बी कॉन्सिक्वेंसेज इस चिंटू का मोबाइल टूटता है, सी की यार मोहल्ले का टावर गिर जाता है। टावर गिरने की वजह से तो डी है, ये जो गोलू घर पे बैठा है उसका ऑनलाइन एग्जाम चल रहा रहता है, लेकिन वो नहीं दे पाता है क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था, तो वो फेल हो जाता है। तो कोर्ट क्या बोलती है? कोर्ट बोलती है कि फोर्सिएबल डैमेजेस और टू रिमोट डैमेजेस में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। टू रिमोट हम आगे पढ़ेंगे। तो कोर्ट क्या बोलेगी कि इस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से इस बंदे को पता था कि मतलब इसमें कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, ठीक है, जिसकी वजह से फट सकता था, तो किसी ना किसी बंदे को नुकसान होता। किस बंदे को नुकसान होता? ये ए को हो सकता था कि हाँ किसी का जल सके, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सके, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो सके। गैस सिलेंडर फटने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि टावर गिर जाता है या टावर की वायरें टूट जाती हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, यानी ये तो भाई अनफोर्सिएबल है, ठीक है, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, ये कोई एंटिसिपेट ही नहीं कर सकता है कि ऐसा हो सकता है। और इसकी वजह से किसी का ऑनलाइन एग्जाम छूट जाए, ये तो कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। तो कोर्ट क्या कहेगी कि आपको जो डैमेज देना है वो ए और बी को ही देना है, सी और डी को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जहां तक आप जो भी अगर इमीडिएट जो डैमेजेस हैं, जो इमीडिएट फोर्सेबल डैमेजेस हैं, सिर्फ वही जो डिफेंडेंट है उसको कंपनसेट वही करने होते हैं। बाकी को जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो में आ रहे हैं और वो अनफोर्सिएबल है, तो टू रिमोट है, अनफोर्सिएबल यानी टू रिमोट, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है, उनको कंपनसेट नहीं करना रहता है। उसके लिए आपको कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। जो भी फोर्सिएबल है, जो भी प्रॉक्सिमेट है, उसके लिए ही आपको कंपनसेशन देना है। इस मामले में प्रॉक्सिमेट क्या था कि ए का हाथ जल गया, बी का मोबाइल टूट गया, ठीक है, तो इसीलिए ए और बी को ही देना पड़ेगा। और इसमें क्या था कि ये जो लड़का था इसने हाथ तोड़ा था, तो ये प्रॉक्सिमेट था। अब इसकी वजह से इसकी शादी जो है वो टूट गई, ठीक है, ये प्रॉक्सिमेट नहीं था, ये तो अनप्रिडिक्टेबल था, उसको भी नहीं पता था, ना इसको पता था। तो फिर कोर्ट क्या कहेगी, ये तो भाई आपकी बीवी की गलती, भाई आपकी बीवी आपसे प्यार नहीं करती, आपका टूटा हाथ लेके नहीं चल सकती, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोर्ट ऐसा नहीं बोलेगी। तो कोर्ट क्या बोलेगी कि ये जो एक्ट है, जो बीवी आपको छोड़ के गई है, ठीक है, मतलब छोड़ के मतलब शादी उसने कैंसिल की है, ये टू रिमोट है, ठीक है, ये टू रिमोट है, इसीलिए इसको जो है इसका कंपनसेशन नहीं देना होगा। लेकिन हाँ, इसकी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से आपका हाथ टूटा है, तो इसको जरूर आपके जो भी हाथ का कंपनसेशन होगा कि हाथ टूटा है, जो भी उसको वो कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करेगी, वो सिर्फ इसी चीज के लिए डिसाइड करेगी, ना कि इस चीज के लिए। स्कॉट वर्सेस शेफर्ड का एक केस लॉ था। ये जो था, हमारे भाई शेफर्ड जो थे, ये मस्ती मजाक में क्या करते हैं, ये फटाका जो है
वो जला के इसकी ओर फेंकते हैं, इसकी ओर फेंकते हैं, तो ये मतलब अपने को बचाने के लिए ये जो फटाका है वो जलता हुआ फटाका इसकी ओर फेंक देता है, और ये बचाने के लिए इसकी ओर फेंक देता है। इसकी ओर जैसे ही फेंकता है तो इसकी आंख के पास जाता है, आंख के पास जाता है और फट जाता है। जैसे ही फटता है इसकी आंख में जो है इंजरिंग इज आइज, यानी इसकी आंखों को इंजरी पहुंचती है। तो ये जाता है बंदा, ये बोलता है कि भैया तुमने मेरी आंख फोड़ी है, तुम मुझे कंपनसेशन दो। ठीक है, तो ये बोलता है अरे मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो बस फटाका फेंका था। ठीक है, अब वहां भीड़ थी तो फिर उसमें मतलब उसको पता था कि भीड़ थी, और वो फोर्स ही कर सकता था कि हाँ भाई मेरी गलती है, और भीड़ है तो किसी को लग सकती है, उस फटाके से किसी को लग सकती है। तो ये बंदा बोलता है नहीं भाई इसने फेंका था तो तुम इससे कंपनसेशन लो, मैं क्यों दूं। ठीक है, तो कोर्ट क्या हेल्ड करती है, कोर्ट हेल्ड करती है जो शेफर्ड है, ठीक है, ये लायबल होगा, ये लायबल होगा। क्यों लायबल होगा? द इंजरी वॉज अ डायरेक्ट एंड फोर्सिबल रिजल्ट ऑफ हिज एक्शंस, ऑफ हिज इनिशियल रॉन्गफुल एक्ट। यानी इनिशियल रॉन्गफुल एक्ट क्या था? इसने जो फटाका था वो भीड़ की ओर फेंका था, जिससे नुकसान पहुंचे, चाहे इसको पहुंचे, चाहे इसको पहुंचे, चाहे इसको पहुंचे, ये मतलब नहीं रखता। उसको पता था कि ये नुकसान पहुंच सकता है किसी को, और भले ही इसको पहुंचाओ लेकिन फिर भी शेफर्ड लायबल होगा, क्योंकि वो फोर्स ही कर सकता था, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता था। अब समझते हैं कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस होता क्या है असल में। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जो है वो लिमिट करता है, लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब अगर इस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, ए बी सी डी ई हुए हैं, लेकिन फोर्सिएबल बस बी ए और बी है, जो इमीडिएट है, जो प्रॉक्सिमेट है, जो क्लोज जो हुआ है वो ए और बी को डैमेजेस पड़ा है। सी डी ई जो है वो मतलब टू रिमोट है, यानी अनप्रिडिक्टेबल डैमेजेस थे, जैसे वो गोलगप्पे वाले केस में था। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस ये कहता है कि रॉन्गफुल एक्ट यानी जो डिफेंडेंट है वो सिर्फ देगा इन दोनों के डैमेजेस, ए और बी के डैमेजेस देगा, इन सब के डैमेजेस मतलब डैमेजेस यानी कंपनसेशन इन तीनों को नहीं देगा, सिर्फ ए और बी का जो नुकसान हुआ है उतने का ही कंपनसेशन देगा। इसका मतलब इवन इफ अ रॉन्गफुल एक्ट हैज कॉज्ड हार्म, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, डिफेंडेंट की गलती की वजह से हुआ है, और इसने ये ए बी सी डी ई कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, कॉज हार्म हुआ है, द डिफेंडेंट इज नॉट ऑलवेज लायबल। हमेशा जरूरी नहीं है कि ये पांचों चीजों के लिए लायबल होगा, फॉर एवरी कॉन्सिक्वेंसेज दैट फ्लोज फ्रॉम इट। किसके लिए लायबल होगा? कि अगर डैमेजेस दैट आर प्रॉक्सिमेट यानी क्लोज हो और फोर्सिएबल हो तो वो लायबल होगा, तो फिर वो जो डैमेजेस है वो रिकवरेबल होंगे। अगर डैमेजेस जो है रिमोट है, ठीक है, फार फेच्ड है, अनफोर्सिएबल है, तो फिर वो जो चीज है वो नॉट रिकवरेबल होगी और डैमेजेस नहीं, मतलब जो भी कंपनसेशन है वो डिफेंडेंट को उन चीजों के लिए नहीं देना होगा। समझते हैं कॉन्सेप्ट टू रिमोट का। टू रिमोट का मतलब यानी अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है और एंटिसिपेट नहीं की जा सकती, ठीक है, एंटिसिपेट नहीं की जा सकती, अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो वैसे रॉन्गफुल एक्ट के लिए डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं ठहराया जा सकता। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए ने बी को धक्का मारा, ए ने बी को धक्का मारा, या फिर ए ने बी का एक्सीडेंट कर दिया, ए ने बी का एक्सीडेंट कर दिया और उसको कुछ बहुत ही सीरियस इंजरी हुई हो, कोई बहुत ही सीरियस इंजरी हुई हो, लेकिन वो उससे बच जाता है, लेकिन उसको कोई तीसरी इंजरी हो गई, मतलब तीसरी इंजरी नहीं आ रही, उसको कुछ इन्फेक्शन वगैरह होगा, उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उस सीरियस इंजरी की वजह से मौत नहीं हुई, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती है। तो एक कोर्ट क्या कहेगी, जो ए है वो लायबल नहीं होगा। क्यों लायबल नहीं होगा इसको डैमेज देने के लिए? क्योंकि इसको मौत तो नहीं, मतलब थोड़ा सा तो लायबल होगा कि हाँ उसने एक्सीडेंट किया है, तो वो जो हॉस्पिटल का खर्चा आया है कि ऑपरेशन हुआ या फिर जो भी उसका हाथ पैर टूटा हुआ उसके लिए वो लायबल होगा, लेकिन उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? ये इन्फेक्शन जिम्मेदार है। तो कोर्ट क्या कहेगी, ये तो अनफोर्सिएबल है, ठीक है, ये तो अनफोर्सिएबल है, तो अनएक्सपेक्टेड था, इसको भी नहीं पता था कि ऐसी कोई इन्फेक्शन है, इसका एक्सीडेंट होगा तो इसकी इन्फेक्शन से मौत हो सकती है, ठीक है, ये तो अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है, ये एंटिसिपेट ही नहीं कर सकता, तो वो इसके लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन हो सकता है वो एक्सीडेंट के लिए लायबल हो कि थोड़ा बहुत कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने सीरियस इंजरी की थी इसको। ये जो टू रिमोट है वो एसोसिएट किया जाता है इन योर नॉन रिमोटा कॉसा सेट प्रॉक्सिमा स्पेक्टेटर मैक्सिम से। ये बोलता है कि इमीडिएट नॉट द रिमोट कॉज ऑफ एनी इवेंट इज टू बी कंसिडर्ड, यानी जो इमीडिएट है
वो कंसिडर किया जाना चाहिए, रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस कंसिडर नहीं किए जाने चाहिए। इसके लिए दो टेस्ट बनाए गए थे, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं ओल्ड रूल, एक को बोलते हैं मॉडर्न रूल। ओल्ड रूल में क्या था, अब ये आउटडेटेड हो चुका है, अब ये कहीं नहीं चलता है। ओल्ड रूल में क्या था कि मान लीजिए ये रॉन्गफुल एक्ट की वजह से ए बी सी डी ई एफ जितने भी जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए इस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। तो डिफेंडेंट ने ये रॉन्गफुल एक्ट किया, उसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो कोर्ट क्या कहती थी पहले, ये कब का केस था, 1921 इन सब के बारे में, तब क्या कहती थी, अगर डिफेंडेंट की वजह से, डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से कोई डायरेक्ट रिजल्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी चीज के, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ए हो गया, उससे रिलेटेड भी अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो सबका जिम्मेदार कौन होगा, डिफेंडेंट होगा। ये किस में हुआ था, रे पॉलेमस के केस में हुआ था। इसमें क्या था कि ये जो बंदा है अपना, इसने क्या किया था, इन महाशय ने क्या किया था, प्लैंक फेंका था। प्लैंक यानी कोई लकड़ी का पूरा एक प्लैंक होगा, तो वो पूरा उसको बहुत हाइट पे शिप के अंदर फेंका। उसकी वजह से क्या हुआ, स्पार्क जनरेट हुई और यहाँ जो है पेट्रोल वेपर होते हैं शिप्स के आसपास, जो है ये जैसे धुआं हुआ निकल रहा है, पेट्रोल वेपर रहते हैं। तो उन पेट्रोल वेपर ने वो स्पार्क पकड़ी, बहुत बड़ा फायर हुआ और पूरा शिप जो है वो फूक जाता है। तो कोर्ट क्या हेल्ड करती है, उसको पता था कि भाई मैं ये जो प्लैंक फेंकना है ये गलत बात है, ये किसी को चोट पहुंच सकती है। तो कोर्ट क्या कहती है, इसको पता था कि प्लैंक फेंकना जो है ये गलत बात है, कि चोट पहुंच सकती है, नेग्लिजेंट एक्ट है, लेकिन फिर भी ये जो फायर है इतना बड़ा हो जाएगा कि भाई चोट पहुंचना इज अ डिफरेंट थिंग, पूरे शिप में फायर फैल जाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये वो फोर्सी नहीं कर सकता था कि पूरे शिप में फायर फैल सके, लेकिन कोर्ट क्या कहती है कि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि इसकी वजह से पूरे शिप में आग लगी है, तो इसको पूरे शिप का हर्जाना भरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ सेम चीज ही हुई थी स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी में, कि इसमें क्या हुआ था, इंजन से जो स्पार्क निकलते हैं उसकी वजह से कहीं पे जो भी ट्रिमिंग्स है उसमें आग लगी तो आग इतनी फैल गई कि ये प्लेंटिफ के घर में चली गई। ठीक है, प्लेंटिफ के एक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचाती है। तो आपको क्या लगता है कोर्ट ने क्या कहा होगा, क्या इसको लायबल हेल्ड किया होगा, ये जो भी डिफेंडेंट है जी, इसको लायबल हेल्ड कर दिया, लायबल हेल्ड किया। अब कोई भी मतलब रीजनेबल पर्सन या फिर कोई भी अगर समझदार आदमी व्यक्ति होगा तो उसको ये लगा होगा कि भाई ये तो भाई मतलब ट्रेन से तो निकलती है, चिंगारियां जो है वो निकलती है कभी कभी, अब घास फूस आपके घर के आगे इतनी सूखी सूखी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो तो आपका मतलब आपकी गलती हो सकती है, या फिर जो भी डिपार्टमेंट है उसकी गलती होगी, या फिर साफ नहीं किया होगा, और ये सब मामूली बात है, पटरियों के आसपास पड़ा रहता है ये सब चीजें। लेकिन तो फिर भी रेलवे कंपनी को लायबल हेल्ड कर दिया। इतनी दूर प्रॉपर्टी में आग लग गई, वो रेलवे कंपनी की चिंगारी की वजह से ही लगी है, लेकिन ये तो अनफोर्सिएबल है ना, ठीक है, कि मेरी इतनी सी चिंगारी की वजह से किसी का घर ही जल जाए, किसी की प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाए, ठीक है, तो अनफोर्सिएबल है। तो ये तो मतलब होता ही नहीं है कि कुछ रीजनेबल ही नहीं है। तो इसीलिए सेकंड टेस्ट आया। सेकंड टेस्ट क्या आया, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी। द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी, जिसको हम लोग मॉडर्न रूल बोलते हैं, जो आज के जमाने में चलता आया है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका उल्टा है कि अगर रीजनेबल फोर्सिएबल है, ठीक है, अगर कोई एक्ट, अगर कोई डैमेजेस जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो रीजनेबल फोर्सी करे जा सकते हैं, तभी वो लायबल होंगे, तभी जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा। ठीक है, अ डिफेंडेंट इज ओनली लायबल फॉर डैमेजेस दैट इज ऑफ अ काइंड दैट वाज रीजनेबली फोर्सिएबल एट द टाइम ऑफ द नेग्लिजेंट एक्ट। यानी अगर डिफेंडेंट ने ये रॉन्गफुल एक्ट किया है जिसकी वजह से जो रीजनेबल फोर्स, मतलब जो इसने रॉन्गफुल एक्ट किया उसको पता था कि ए को चोट लग सकती है, ए को चोट लग सकती है। अब ए से रिलेटेड बी को भी चोट लग गई, सी को भी चोट लग गई, डी को भी चोट लग गई, ई को भी चोट लग गई, ठीक है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड नहीं है, फोर्स ही नहीं कर सकता कोई भी, जो ये जो चोट लगी है ये फोर्स ही नहीं कर सकता कोई भी। तो जो डिफेंडेंट है वो लायबल इन चीजों के लिए नहीं होगा, भले इसके लिए हो जाए, लेकिन ये बी सी डी ई के लिए लायबल नहीं होगा। ये स्टैब्लिश किया था ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड वर्सेस मॉड स्टॉक इंजीनियरिंग को, जो बहुत ही फेमस केस है, द वैगन माउंट केस के नाम से जाना जाता है। उस केस में यह हुआ था कि ये जो शिप है इसके कुछ कर्मचारियों ने क्या किया था, ये जो पूरा ऑयल वगैरह है वो पानी में छोड़ दिया था।
ठीक है, अब ऑयल इतना फैल गया, ठीक है, ऑयल पूरा फैल जाता है और ये किनारे पर आ जाता है, मतलब जो भी जहाँ भी काम वाम चल रहा रहता है उधर आ जाता है। ये बंदा वेल्डिंग कर रहा रहता है, इस वेल्डिंग के स्पार्क से, छोटे से स्पार्क से इतनी बड़ी आग लग जाती है कि बहुत सारे शिप्स वगैरह को नुकसान हो जाता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को नुकसान हो जाता है। तो फिर लोग इन पे केस फाइल करते हैं। तो कोर्ट क्या कहेगी, ऑयल जो है पानी में गिराना तो चलो नेग्लिजेंट एक्ट तो है, लेकिन वो ऑयल इतना फैल जाना कि वो किनारे तक आ जाए, वो किनारे तक आ जाए और उसमें एक छोटी चिंगारी लग के इतना बड़ा नुकसान हो जाए, ये फोर्सिएबल नहीं है। ये आप मतलब कोई भी एक रीजनेबल पर्सन जो है, कोई समझदार व्यक्ति इसको मतलब फोर्स ही नहीं कर सकता है, क्या चाहे वो कितना भी समझदार हो। यानी इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है कि मेरी इस गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाए, इस नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो कोर्ट क्या हेल्ड करती है, कोर्ट हेल्ड करती है कि डिफेंडेंट इज नॉट लायबल, अ पर्सन इज ओनली द डिफेंडेंट इज नॉट लायबल फॉर डैमेजेस दैट इज नॉट रीजनेबली फोर्सिएबल। यानी अगर रीजनेबली फोर्सिएबल नहीं है तो फिर वो जो भी डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ, वो डिफेंडेंट को नहीं देने होंगे। ठीक है, कुछ अगर देने होंगे तो फिर जो भी मतलब फोर्स ही कर सकता है सिर्फ उसी चीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्यूरिस वेदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।